11,100 नए मरीज। हरिद्वार में मिले 321 केस। प्रशासन में हड़कंप, बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। महाकुंभ के मेलाधिकारी दीपक रावत ने लोगों से की अपील। कहा, उत्तराखंड में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाना जरूरी। कोविड प्रोटोकॉल का सभी करें पालन। टिहरी में दर्जनों रिटायर्ड कर्मचारियों ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी में हुए शामिल। उपजा अध्यक्ष दिनेश धने ने किया स्वागत। डोईवाला में महिलाओं का शराब ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी कर शराब ठेकों को बंद करने की करी मांग। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। देवों की धरती उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में अचानक बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना बम फूट गया। दरअसल बुधवार को उत्तराखंड में 1109 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। जहां एक तरफ धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मनगरी हरिद्वार में भी बुधवार को 321 लोगों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमण से ग्रस्त आई है और इससे महाकुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 1286 पहुंच गई है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून इस समय एक्टिव केसों के मामले में नंबर 1 पर आ गया है। वहां कोरोना वायरस से संक्रमित एक्टिव केसों की संख्या 1934 है। और अब हम बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो पूरे उत्तराखंड में 4536 कोरोना से संक्रमित एक्टिव केस इस समय प्रदेश में है। प्रशासन के द्वारा भी वैक्सीनेशन का दौर जारी है और 45 वर्ष से के ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं, उसने शासन और प्रशासन दोनों की चिंताओं को जरूर बढ़ा दिया है। डिजीज़ खत्म नहीं हुई है, इसके प्रति अभी भी जागरूकता हमें ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। ये कि अपना जो पहले की गाइडलाइन थी उसमें नज़र व्यवस्था ना अपनाएं। अभी भी वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो है ज़रूर पहनना है। और अगर किसी को भी खांसी, बुखार, जुकाम इस तरह की शिकायत होती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके जो है अपना जो है कोविड जाँच कराएँ और इन सब चीज़ों का पालन करें। इतने लगातार केसेस सवा लाख एक दिन में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति आज से पहले कभी भी कोरोना की नहीं रही है। इतने के बावजूद भी लोगों की का ये एक जिद कह लीजिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। इस भ्रम में लोग जो जी रहे हैं उनके खिलाफ हम एक तो चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी लोग हैं उनको जागरूक भी करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको रोकने के लिए उसका आप भली भांति। लगभग हाल फिलहाल में भी एक हफ्ते में 1 दर्जन केस हमारे पास पॉजिटिव आए, जिनको होम आइसोलेशन को रख दिया। कुछ लोगों को हम लोगों ने CCP हमारे क्वारंटाइन में भी हरिद्वार में भी भेजा है। तो सभी लोगों को ये बोल रहे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन मास्क लगाने में लोग बहुत हिचकिचा रहे, कह रहे कि कहाँ है कोरोना, कहाँ है कोरोना। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की कोरोना की कहर से बचाने के लिए कुंभ प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है और कहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार आए तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ जरूर लाए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में बुधवार को 1109 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में 321 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो भी SOP जारी किया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कुंभ नगरी आने वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना भी जरूरी है। लिहाजा दीपक रावत ने सभी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करने की अपील की है। जो SOP है इसमें क्लियर कट है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ही आना है और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें आपको जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है RT-PCR वो भी डालनी है, क्योंकि ये SOP है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात के हमें डायरेक्शन से SOP का पालन कराया जाए। कोरोना एक बार फिर मुंह बाय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक तो मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी का प्रयोग करें। हरिद्वार नगरी में कुंभ का आगाज भी हो चुका है, 1 अप्रैल से SOP जारी हो चुकी है। तो कोविड की गाइडलाइन का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए सभी लोग जो है मां गंगा में डुबकी लगाने आए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ आने से पहले 72 घंटे की अपनी जो है नेगेटिव की रिपोर्ट वो साथ लेकर आए। इस समय जो कोरोना है वो अपने पीक पर है। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
तो वहीं बढ़ते कोरोना के ग्राफ और हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले के मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां आलाधिकारियों के निरीक्षण के बाद कर्मचारी पूरी तरह सतर्कता के साथ ड्यूटी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी देखी जा रही है। यात्रियों के पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें राज्य की सीमा पर बसों से उतार दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में संक्रमण का खतरा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बढ़ते कोरोना के ग्राफ और हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां आला अधिकारियों के निरीक्षण के बाद कर्मचारी पूरी तरह से सतर्कता के साथ ड्यूटी को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर की। हालांकि इस दरमियान जो भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती कार्रवाई भी कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से एसओपी जारी की गई थी 1 अप्रैल को कि जो भी हरिद्वार में आता है उसे अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले उनके पास होना जरूरी है, उसके बाद ही उन्हें सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा। लिहाजा उसके तहत ही जिन लोगों के पास अगर कोरोना की रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें बस से ही उतार दिया जा रहा है। दिल्ली से आए हैं और हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बस से ट्रैवल करके आए हैं और हमें बॉर्डर पे रोक लिया है। तो हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, हमें आगे बस जाने का आगे जाने का कन्विंस नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे मैडम? आपको आगे जाने के अभी देखते हैं क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा जाने के लिए। कोरोना टेस्ट की आपकी रिपोर्ट है? हाँ, दिल्ली में हुआ था टेस्ट। कब हुआ था? आज ही मॉर्निंग में, जो वहाँ से निकली तो रिपोर्ट लेके निकल आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से मनीष जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट हेड है। मनीष, महाकुंभ पर महामारी का खतरा साफ तौर पर देखा जा रहा है। 1000 से ज्यादा मामले कल कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं हरिद्वार में। मनीष, बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो करीबन 4000 के करीब मामले पूरे उत्तराखंड के अंदर है, जबकि बुधवार के अंदर बड़ी एक उत्तराखंड में कहें तो हम कोरोना का बम फटा है। करीबन 1100 की समथिंग कोरोना से संक्रमित जो केस निकल करके आए हैं। और इससे बड़ी भी सबसे ज्यादा सुरभि चिंता की बात यह है कि हरिद्वार धर्म नगरी में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है इस समय, और यहाँ पर ही करीबन 321 कोरोना से संक्रमित जो केस निकल करके आएंगे। बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसके अंदर कई जो इलाके हरिद्वार के वो सीज कर दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आज भी अगर जितने भी जो स्कूल हैं यहाँ पर, जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनको 9 तारीख से बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं कि 15 तारीख तक वो बंद हो जाए। और अगर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सुरभि ये है कि जो 12, 13 और 14 तारीख का जो स्नान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुरभि कोरोना काल के कारण लोगों को इससे पहले जो स्नान वो नहीं थे, तो इसके कारण लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि लोग इन स्नानों पे हरिद्वार में ज्यादा मात्रा में आए। इससे पहले भी कल भी हमने देखा तो दीपक रावत बॉर्डर पे मोर्चा संभाले खड़े हुए थे, और जिनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी या रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था उन्होंने उत्तराखंड की पोर्टल साइट पे, उनको वापस भेज दिया गया है। आज भी पुलिस में जो पुलिस महानिदेशक हरिद्वार ही मौजूद रहे और इस सारी नजरों पे सारी चीजों पे निगाह रखे हैं, और गढ़वाल मंडल आयुक्त भी यहाँ पर नजर आए। उन्होंने जितने भी पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल को ब्रीफिंग करते हुए भी ये कह दिया कि किसी को भी जो भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाएगा उसको उत्तराखंड की सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है सुरभि, इस समय ऐसा ना हो कि कोई एक बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर फैल जाए और जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाए सुरभि। बिल्कुल मनीष, हालांकि 1 अप्रैल को सरकार द्वारा एसओपी जारी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, और तकरीबन ऐसी तस्वीर रोजाना देखने को मिल रही है कि एसओपी जारी करने के बाद जहां पर साफ तौर पर कहा गया स्पष्ट शब्दों में कि 72 घंटे पहले कि आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है, और जिन लोगों को ये नहीं भी पता कि एसओपी में क्या आदेश है, और वो भी लोग सीमा में प्रवेश करने के लिए बोल रहे हैं या फिर देखने को मिल रहा है ऐसी चीजें, इसके पीछे क्या वजह है मनीष? सुरभि बिल्कुल, अगर देखे जाए तो जिस तरीके तेजी से जो कोरोना के संक्रमित जो केस है सामने निकल करके आए, अगर देखा जाए तो कुंभ प्रशासन या अधिकारी इतने ज्यादा सतर्क नहीं थे कि 1 अप्रैल से लेकर के, पर जिस तरीके से ये केस बढ़े हैं, क्योंकि जो पुलिस जो प्रशासन था, जो कुंभ प्रशासन है, उसका ये मानना था कि करीबन जो ये 11, 12, 13, 14 के जो स्नान होंगे, इनमें लोग
लाखों करोड़ों की संख्या में हरिद्वार आ सकते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पे सारा फोकस था प्रशासन का। और इसको देखते हुए उनकी यही थी, इस पर जिस तरीके से 300 केस, इससे पहले भी 150 केस, उससे पहले 200 केस ऐसे निकले हरिद्वार के अंदर, तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सुरभि इस तरह की कंडीशन भी यहाँ पर देखी गई थी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि सरकार चाह रही थी पहले कि यहाँ पर कुंभ जो मेला है वो ना लगे, स्नान लगे, पर जिस तरह के साधु संतों का दबाव आया तो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर मेले के तौर पे लगाना पड़ा। आपने देखा भी होगा, हम शुरू से कवरेज करते हुए आ रहे हैं बात कि अब यहाँ पर टेंट, यहाँ पर साधु संतों के जो टेंट है वो यहाँ लग चुके हैं, यहाँ सज चुका है। यहाँ भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, जबकि साधु संतों ने ये भी कहा था, अपील भी करी थी अपने से कि वो टेस्ट करवाए और नेगेटिव, पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम देखी जा रही है, क्योंकि जिस तेजी से स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए था वो स्वास्थ्य विभाग उस तेजी से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितने अखाड़े यहाँ पर लग गए, खालसों के टेंट लग गए हैं, वहां पर तेजी से जो टेस्टिंग नहीं करी जा रही है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का दौर भी शुरू भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अभी ये नहीं पता कि आगे कितनी बड़ी चीजें सामने निकल करके आ सकती है। सुरभि, बिल्कुल मनीष, इस बार का जो महाकुंभ है वो प्रशासन के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बनता ही जा रहा है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड के मनीष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास करते हुए विभिन्न पदों से सेवानिवृत्त हुए 1 दर्जन लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश धैन्य से अपील की है कि वो प्रदेश की जनता के हित में कार्य करते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, जिसमें वो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको बता दें, पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में विभिन्न वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों का माल्यार्पण कर पार्टी में स्वागत करते हुए श्री धने ने कहा है कि उत्तराखंडित की भावनाओं को लेकर प्रवासियों को उनके अधिकारों को दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता राष्ट्रीय दलों की नीतियों से परेशान होकर अब तीसरे विकल्प की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर उपजा प्रदेश में तीसरी ताकत बनकर उभरेगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश धैन्य ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, जो जिन भी लोगों ने पार्टी का दामन थामा है, उनका माल्यार्पण कर कर स्वागत किया है। इस दरमियान ये भी कहा गया है कि केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में विभिन्न वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों का माल्यार्पण कर पार्टी में स्वागत करते हुए धने ने कहा है कि उत्तराखंडित की भावनाओं को लेकर प्रदेशवासियों को उनके अधिकारों को दिलाने का अब काम किया जाएगा। हर क्षेत्र के विशेष, शिक्षा के क्षेत्र में और जो पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में, जो न्याय के क्षेत्र में, या जिन्होंने आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, उस सब लोगों का अनुभव है। 30-35 साल का अपने अपने क्षेत्र में इनका अनुभव है और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारी इस उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, उत्तराखंड जन एकता पार्टी को मिलेगा। और जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी को इनका लाभ मिलेगा वो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उस लाभ का हम प्रयोग करेंगे ताकि उनका भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है। आने वाले जो पीढ़ी हमारी, जो हमारी उत्तराखंड के जो हक हकूक हैं, जो उत्तराखंडियत है, उसका इस्तेमाल हम उत्तराखंड के लिए कर सकें। तो वहीं लालकुआ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान का समारोह का आयोजन किया है, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा और आपदा प्रबंधन सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का देश की सुरक्षा में अहम योगदान है और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ही हमारा देश सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि शीघ्र ही शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिंदु खत्ता की ऑपरेटिव बैंक की शाखा भी खोली जाएगी, जिसका शुभारंभ 2 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। ये तत्वावधान में हम लोग हर जिलों में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस जिले में रखा है। जितने भी शहीद परिवार है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे सेना में जिन लोगों ने जो है अधिक साहस और परिश्रम का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। ये तत्वावधान में
हम लोग हर जिलों में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम। तो वहीं विकास भवन सभागार पौड़ी में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटकाई की अध्यक्षता में मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने संबोधित अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में होने वाले कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले छोटे कामों को प्राथमिकता दी जाए, जो जल्दी पूरे होने वाले हैं उन्हें जल्दी पूरा किया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के पौड़ी की दिखा रहे हैं, जहां विकास भवन सभागार में बीते बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटकाई की अध्यक्षता में मनरेगा के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में होने वाले कामों में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दरमियान उन्होंने कहा है कि पहले छोटे कामों को प्राथमिकता से किया जाए और जल्दी जो पूरा हो सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकट का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा में गंदगी देखकर जिलाधिकारी ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चिकित्सालय को साफ सुथरा रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने चिकित्सा में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में भी गड़बड़ी देखी। अटेंडेंस रजिस्टर के मुताबिक डॉक्टर संजय पुरसोड़ और राजेंद्र भंडारी को अस्पताल में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन दोनों वहां मौजूद नहीं थे। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने ओपीडी, प्रसव कक्ष, महिला पुरुष वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को समस्त सूचनाओं सहित मुख्यालय स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के भी दिशा निर्देश दिए गए। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अपने कैंप कार्यालय में रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान और पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जल स्टोर रखने के दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि पानी की आपूर्ति निरंतर रूप से चलती रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिले के 17 गांव में जहां पर पेयजल की समस्या होने की संभावना बनी रहती है, उनके लिए भी अभी से सक्रिय होकर कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि जिले में पेयजल आपूर्ति हेतु शिकायत न आए, इस बात को भी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने क्रमवार पेयजल आपूर्ति विभागों की समीक्षा करते हुए अभी से टेंडर प्रक्रिया आदि समुचित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत ये भी कराया गया है कि बचे हुए गांव में पेयजल समस्या की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर ली जाए। तो वहीं टिहरी में जिला उद्योग व्यापार मंडल इकाई द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक की गई। आपको बता दें, जिले के विभिन्न व्यापार मंडल के स्थानीय इकाइयों ने निर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयुक्त महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में व्यापार मंडल को मजबूत करना है, स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना है और स्थानीय बाजारों को स्वच्छ सुंदर बनाना है। खबर हरिद्वार की सिडकुल क्षेत्र से, जहां 4 साल से निष्कासित सत्यम ऑटो कंपनी के 300 कर्मचारी अपने परिवार के साथ कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कंपनी निष्कासित कर्मचारी को अपने कंपनी के अंदर वापस नहीं ले लेती, तब तक सभी कर्मचारी परिवार सहित धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कर्मचारियों के आंदोलन में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह का कहना है कि जब तक कंपनी प्रबंधन इन निष्कासित कर्मचारियों को कंपनी के अंदर वापस नहीं बुला लेती, तब तक हम लोग इन लोगों के साथ दिन रात धरने पर डटे रहेंगे। सत्यम ऑटो कंपोनेंट का निष्कासित श्रमिक हूँ। मेरा नाम महिपाल सिंह है और पिछले 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी ने बिना किसी कारण से हमको काम से निकाल रखा है। कारण पूछा जाए तो कोई कारण नहीं बताता है
और एक ही चीज़ में हमको उलझा रखा है कि भाई मामला कोर्ट में, जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो वेतन वृद्धि को लेकर चल रहा है और 4 साल से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, और 3 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मजदूर संघ का जो डेलीगेशन बना हुआ है, 9 लोगों की इनकी टीम बनी हुई है, वो लोग आज डीएम साहब से मिलने के लिए गए और डीएम साहब से वार्ता में निष्कर्ष ये निकला है कि अभी मौखिक बोला गया है, कंपनी वालों को आदेश किया गया है कि तत्काल इसमें बैठकर आप लोग विचार विमर्श करें और जल्द से जल्द जो है इसमें अच्छा डिसीजन ले और तत्काल प्रभाव से इन लोगों की डोईवाला में शराब ठेकों का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें, क्षेत्रीय दल और स्थानीय महिलाएं लगातार शराब ठेकों का विरोध कर रही है। बताया जा रहा है कि भूनियावाला स्थित ठेके के विरोध में यूकेडी के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने ठेका बंद करने के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ठेके को पूर्ण रूप से बंद करने की अपील भी की, जिसके बाद डोईवाला स्थित शराब का ठेका भानियावाला में शिफ्ट किया गया। और महिलाओं का यह भी आरोप है कि शराब ठेके के समीप ही स्कूल और धार्मिक स्थल है, जहां पर दिन भर स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा रहता है और इस तरह शराब का ठेका खुलने से महिलाओं का गुजरना भी दूभर हो जाएगा और आसपास के युवा भी नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे। उन लोगों ने यह भी कहा कि जब तक ठेका पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा, महिलाएं लगातार आंदोलन करती रहेंगी। मकसद के लिए उत्तराखंड बनाया गया था। आज उस मकसद के लिए हमारे जो युवा हैं तड़प रहे हैं। देखिए, आज हमारे युवा जिनको रोजगार चाहिए, आज उन युवाओं को नशा दिया जा रहा है। नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो ये पुलिस प्रशासन कहाँ जाती है, हमारी सरकार कहाँ जाती है? लेकिन जब दारू की बात आती है तो ये घर घर पहुँचा रहे हैं। क्या इसी मकसद के लिए हमारा उत्तराखंड बनाया गया था? क्या इसी मकसद के लिए हमारे महिलाओं ने अपनी आहुति दी थी? कहाँ गई आज ये सरकार? हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, नशा नहीं है। आज देखिए 20 साल हो गया हमारे उत्तराखंड को, लेकिन आज हमारा युवा 20 साल का हो चुका है और 20 साल में क्या किया हमारे राज्य सरकार ने? के बीच में और स्कूल भी हैं या बराबर में और कॉलेज भी हैं बराबर में, और सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी बनती है कि बीजेपी है, और फिर भी बीजेपी दिखाती है और अपना वो खोलती है शराब का ठेका। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोलते हैं तो बेटी बचाने का कोई कुछ है भी इन पे? गांव से अगर तुम्हें ज़्यादा वहीं था डोईवाले में था ठेका बाजार के अंदर, तो बाजार में रखते हैं, या तुम आपके लिए जा रहे हैं यहाँ बाजार से थोड़ा दूर में जाते जंगल के बीच में, पर जंगल के बीच में जाते वहाँ से यहाँ से बचाव करके लड़कियाँ लड़के बिगड़ेंगे कि बचेंगे। रुड़की पुलिस भी इंसानियत के फर्ज को बखूबी निभाने में लगी है। एक तरफ भले ही लोग पुलिस को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां रखते हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को सख्त बताते हुए पुलिस का दूसरा पहलू देखकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि सिविल लाइन में साईं मंदिर के सामने पिछले कई दिन से सड़क किनारे एक भिखारी की मदद के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो इस फर्ज को निभाया ट्रैफिक पुलिस ने। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। बीमार भिखारी की हालात को देखकर उनका भी दिल पसीज गया। उन्होंने भिखारी को उठाकर एम्बुलेंस में रखा और सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बीमार भिखारी के आसपास गंदगी ही गंदगी जमा थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की और अपने हाथों से उठाकर एम्बुलेंस में रखा। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना के इस कार्य की चारों तरफ सराहना हो रही है। आपको बता दें कि बीमार भिखारी मेरठ का बताया गया है। ऐसी एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि इस तरह से एक व्यक्ति है जो यहाँ पे साईं मंदिर के पास में अचेत स्थिति में पड़ा हुआ है और जिसका कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो मेरे को जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत ही यहाँ पे आया। मैंने 108 को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। बुला के अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसे 108 में यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया। जितना भी हो सके मित्र पुलिस अपना मित्र सेवा सुरक्षा जो हमारा एक स्लोगन है उसको पूरा निभाने का प्रयास कर। खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए। नमस्कार।